नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल डीसी ज्योग्राफी क्लासेस में। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए आज का सेशन हम शुरू करते हैं। और आज का जो सेशन होने वाला है वो होने वाला है वायुमंडल की संरचना के ऊपर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, तो हम लोगों ने पिछले क्लास में वायुमंडल की संगठन यानी कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में जाना था। आज के लेक्चर में हम लोग जानेंगे वायुमंडल की संरचना के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आई होप कि एक पिक्चर विजिबल होगा, दिखाई दे रहा होगा। अब हम बात करते हैं हमारे वायुमंडल के बारे में। ठीक है, तो बात करते हैं हम। सबसे पहले यहाँ दो वर्ड आया है, एक है वायुमंडल और दूसरा है संरचना, है ना, एटमॉस्फेयर और स्ट्रक्चर। तो आखिर क्यों हम वायुमंडल को स्ट्रक्चर वे में संरचना के आधार पर अध्ययन करते हैं? आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि हमको वायुमंडल को, एटमॉस्फेयर को लेयर वाइज अध्ययन करने की नौबत आई? ठीक है, इस चीज़ को हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि जो हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के जो चारों ओर वायुमंडल है उसको केवल वायुमंडल के नाम से ही जाने? क्यों हम क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, ताप मंडल के नाम से इसको जानते हैं और क्यों अध्ययन करते हैं? तो पहली चीज़ आती है यहाँ कि अध्ययन की सुविधा के लिए, और दूसरी चीज़ चूँकि जो हमारा वायुमंडल है इसमें कुछ ना कुछ भिन्नता रही होगी, कुछ ना कुछ अंतर रहा होगा, तभी इसे एक लेयर के रूप में डिवाइड किया गया होगा। आखिर एक लेयर दूसरे लेयर से कुछ तो डिफरेंट होगा, तभी उसे लेयर हम कहते हैं। अगर एक समान रहता तब तो फिर एक ही लेयर रहता, उसे वायुमंडल ही कहते हैं। तो इन्हीं सब चीज़ों को आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इसे हम लोग स्ट्रक्चर वे में संरचना के तौर पर क्यों अध्ययन करते हैं, क्या असमानताएं हैं, क्या विभिन्नताएं हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ आधार होता है, यानी कि कुछ बेस माना जाता है जिसके आधार पर वायुमंडल का जो स्ट्रक्चर है उसे डिवाइड करके अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं जो वायुमंडल है हमारा, उसमें हम तापमान और वायु दाब को आधार मानते हैं। ठीक है, टेम्परेचर और एयर प्रेशर को बेस मानकर वायुमंडल को मुख्य रूप से 4 परतों में बांटा गया है। ठीक है, तो कौन कौन सी परतें हैं? तो जो फर्स्ट है वो क्षोभ मंडल, जिसको कि ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। इंग्लिश वर्ड आप ध्यान में रखिएगा, कई बार इंग्लिश को ही हिंदी में लिख दिया जाता है। ठीक है, तो उस समय आप कंफ्यूज हो जाइएगा, इसलिए क्षोभ मंडल को ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। नेक्स्ट है समताप मंडल, ठीक है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक, देन नेक्स्ट है मध्य मंडल, जिसे हम लोग मेसोस्फेयर कहते हैं। और लास्ट वन इज थर्मोस्फेयर यानी तापमंडल। ये 4 प्रमुख परत हैं हमारी वायुमंडल के, जिसे हम लोग आज एक एक करके अध्ययन करने वाले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कुछ इस प्रकार हमारा वायुमंडल का स्ट्रक्चर है। ये हमारी पृथ्वी है, आपको दिखाई दे रही होगी आई होप। और पृथ्वी के ऊपर पहले क्षोभ मंडल का लेयर है, फिर समताप मंडल का लेयर है, फिर मध्य मंडल का लेयर है, फिर तापमंडल का लेयर है। और तापमंडल में भी फिर इसका अलग से डिवीजन है। ठीक है, 3 लेयर तापमंडल में भी है, यानी तापमंडल का उप। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके इन सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा क्षोभ मंडल। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले क्षोभ मंडल की। ठीक है, किसकी? क्षोभ मंडल की। अब क्षोभ मंडल की जब हम बात करते हैं तो वायुमंडल में यानी पृथ्वी से सबसे नीचे का जो भाग है उसे हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, यानी अगर ये हमारी पृथ्वी है तो पृथ्वी के जस्ट ऊपर जो पहला लेयर होगा, पहला परत होगा, उसी परत को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं। ठीक है, अगर हम बात करें क्षोभ मंडल की एवरेज हाइट की, ठीक है, तो इसका जो औसत ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर है।
ठीक है। हाँ, एक चीज़ और आप ध्यान रखिएगा कि जब भी आप भूगोल में वायुमंडल को अध्ययन करेंगे तो आप एक चीज़ मान के चलिएगा कि वायुमंडल का जो परत है वो कोई फिक्स नहीं है। अगर यहाँ 12 किलोमीटर लिख दिया गया है तो ऐसा नहीं है कि क्षोभ मंडल एकदम 12 किलोमीटर तक ही होगा। ये कुछ ऊपर और कुछ नीचे हो सकता है, ठीक है। हो सकता है कहीं किसी किसी बुक में आपको 12 से अधिक 14 किलोमीटर, 18 किलोमीटर देखने को मिले या 13 किलोमीटर देखने को मिले। तो इसका जो बाउंड्री है वो फ्लैक्चुएट करते रहता है, ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऑन एन एवरेज हमको लेके चलना है। तो जो क्षोभ मंडल की औसत ऊंचाई है वो 12 किलोमीटर होती है, ठीक है। अब क्षोभ मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल ही क्यों कहते हैं, ठीक है। तो क्षोभ मंडल का एक और नाम है जिसे हम लोग परिवर्तन मंडल भी कहते हैं, ठीक है। परिवर्तन मंडल क्यों, क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल क्यों कहते हैं? क्योंकि धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1000 मीटर प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता जाता है। कितना? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर किलोमीटर कम होता जाता है। कभी कभी इसी स्टेटमेंट को चेंज कर देता है और उसमें 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 165 मीटर ऊंचाई दे देता है, ठीक है। तो चाहे तो 165 मीटर ऊंचाई दे दे और 1 डिग्री सेल्सियस तापमान, या तो फिर 1000 मीटर ऊंचाई दे दे और 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान कम होता है, ठीक है। जैसे हम लोग धरातल से ऊपर की ओर जाते हैं, जैसे आप इसमें देखिए, इस पिक्चर में आप, ये हमारी पृथ्वी है। अब पृथ्वी से जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो आप जैसे 1 किलोमीटर जाएंगे तो यहाँ अगर मान लीजिए कि 10 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान है धरातल पर, ठीक है। अब धरातल से अगर 1 किलोमीटर हम ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर तापमान क्या हो जाएगा? तो तापमान घटता है। इसका मतलब क्या है कि 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान यहाँ कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 4.5 डिग्री के आसपास, है ना। 4.5 डिग्री, सॉरी 3.5 डिग्री होगा ना, 3.5 डिग्री के आसपास तापमान हो जाएगा। यानी जैसे जैसे आप धरातल से ऊपर की ओर जाएंगे तापमान में कमी होता है, ठीक है। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। अब क्षोभ मंडल में चूंकि यहाँ तापमान का कमी होते जाता है जैसे जैसे हम ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, और एक सबसे महत्वपूर्ण जो बात है क्षोभ मंडल की वो यह है कि इसमें मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं वो सारी घटनाएं इसमें घटित होती हैं, ठीक है। अब मौसम संबंधी घटनाएं कौन कौन सी हैं? तो जैसे कुहासा हो गया, बादल बनना हो गया, ओला हो गया, तुषार हो गया, आंधी तूफान हो गया, मेघ गर्जन हो गया, चक्रवात, मतलब जितनी भी मौसमी घटनाएं घटित होती हैं वो सारी मौसमी घटनाएं ये क्षोभ मंडल में ही संपन्न होती है। इसीलिए इस मंडल को हम लोग क्षोभ मंडल कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम क्षोभ मंडल की ऊंचाई की बात करें तो पृथ्वी पर जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 से 18 किलोमीटर, ठीक है, 16 से 18 किलोमीटर पाई जाती है, जबकि ध्रुवों पर ये 6 से 8 किलोमीटर के बीच पाई जाती है। अब ऐसा क्यों होता है कि जो विषुवत रेखा है या भूमध्य रेखा है उस पर ऊंचाई अधिक और ध्रुवों पर ऊंचाई इसकी कम होती है? क्यों? तो इसे भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि पृथ्वी पर, है ना, सपोज ये हमारे पृथ्वी है, ठीक है। अब पृथ्वी पर जो भूमध्य रेखा है यानी 0 डिग्री, इस 0 डिग्री पर जो वायुमंडल की ऊंचाई है, ठीक है, यानी क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो अधिक होती है, जबकि हम ध्रुवों की तरफ जाएं यानी पोल्स, नॉर्थ पोल की तरफ जाएं या साउथ पोल की तरफ जाएं तो यहाँ ऊंचाई क्षोभ मंडल की कम होती है। ऐसा क्यों? तो इसके पीछे दो रीज़न है। पहला कि ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, और दूसरा संवहन, ठीक है, जिसको कॉन्वेक्शन कहते हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करें। जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, ठीक है,
जब हम बात करते हैं गुरुत्वाकर्षण की, तो आप ध्यान होगा कि जो पृथ्वी का इक्वेटर है यानी भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है, इस क्षेत्र में गुरुत्वाकर्षण बल जो ग्रेविटी होती है वो बिल्कुल जीरो होती है, ना के बराबर। और जैसे जैसे आप विषुवत रेखा से ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव बढ़ते जाता है और ध्रुवों के पास गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है। ठीक है, तो चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल जहाँ कम होगा वहाँ पर क्या होगा, जो वायु यानी हवा में जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसके अणु जो भी होते हैं, वो यहाँ सघन पाए जाते हैं, यानी कि विरल पाए जाते हैं, सघन नहीं। सघन ध्रुवों के ऊपर पाए जाते हैं और विरल विषुवत रेखा के ऊपर पाए जाते हैं। और उसके पीछे एक और जो रीज़न हम बताएं, संवहन, क्योंकि जो सन है, सूर्य है, ठीक है, सूर्य से जो सन रेज पड़ती है तो विषुवत रेखा के पास सूर्य की किरणें अधिक पड़ती हैं। तो जहाँ सूर्य की किरणें अधिक पड़ेंगी उस क्षेत्र में तापमान अधिक होगा, और जब तापमान अधिक होगा तो यहाँ से हवा राइज करती है, ऊपर उठती है। ठीक है, और जब ये एक्सपैंड करती है तो यहाँ का जो हवा होता है उसका जो डेंसिटी होता है वो थोड़ा कम हो जाता है, यानी फैलने लगता है। ठीक है, एक तरह से आप कहिए कि हवा गर्म होकर ये फैलने लगती है, जबकि ध्रुवों के पास ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो ध्रुवों के पास चूँकि ये पोलर रीजन है, बर्फ़ वाला क्षेत्र है, तो यहाँ तापमान कम होता है, जिसके कारण ये जो वायुमंडल का लेयर है ये यहाँ कम और ध्रुवों के ऊपर ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे दो ही रीज़न है, गुरुत्वाकर्षण और एक संवहन। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि अभी जब हम बात कर रहे थे क्षोभ मंडल की यानी ट्रोपोस्फेयर की, तो जितनी भी मौसमी घटनाएं, या तो बादल जो बनने की घटना हो रही है, आंधी तूफान, वर्षा होने की, ठीक है, तो ये सब सारी चीज़ें इसी ट्रोपोस्फेयर में घटित होती हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं समताप मंडल की। ठीक है, किसकी? समताप मंडल। नाम से ही पता चल रहा है, समताप मतलब तापमान बराबर। सम का मतलब होता है बराबर, इक्वल, और ताप का मतलब तापमान। तो जिस लेयर में तापमान बराबर हो, इक्वल हो, ना तो कम होता हो ना तो अधिक होता हो, उस मंडल को हम लोग समताप मंडल कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, हम जब बात करते हैं कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल की, ठीक है, क्षोभ मंडल और समताप मंडल की, तो क्या ऐसा थोड़ी है कि सपोज ये हमारा वायुमंडल का लेयर है, ठीक है, अब इसमें हम एक ट्रोपोस्फेयर बना रहे हैं और ये स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है, यानी ये क्षोभ मंडल और ये समताप मंडल। तो क्या एक लाइन जैसा एकदम एग्जैक्ट होगा क्या, कि इतने हाइट के बाद क्षोभ मंडल और इतने हाइट के बाद समताप मंडल? नहीं, इसके बीच कुछ ट्रांजिशन जोन्स पाए जाते हैं, संक्रमण, जिसमें टेम्परेचर का उतार चढ़ाव होता रहता है। ठीक है, तो इसको हम लोग पॉज कहते हैं। क्या? पॉज, यानी कि क्षोभ मंडल का कुछ मिला हुआ भाग और समताप मंडल का कुछ मिला हुआ भाग, इस भाग को हम लोग पॉज कहते हैं। तो जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो पॉज पाया जाता है इसे हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। क्या? ट्रोपोपॉज। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ट्रोपोपॉज किन वायुमंडल के परतों के बीच पाया जाता है। तो ट्रोपोपॉज ये आप अगर देखेंगे तो 1 से 2 किलोमीटर के बीच का ये जो एरिया होता है क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच का, उसी को ही हम लोग ट्रोपोपॉज कहते हैं। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, समताप मंडल की एक बात कर रहे थे हम लोग। समताप मतलब जहाँ जो हवाएं हैं वो ना तो जो तापमान है वो तो ना ही बढ़ रहा होगा और ना ही घट रहा होगा, तापमान इक्वल होगा यानी बराबर होगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग क्षोभ मंडल के ऊपर जाते हैं तो क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच जो एक पॉज था ट्रोपोपॉज, उसके ऊपर आप जाएंगे तो आपको समताप मंडल देखने को मिलेगा। ठीक है, अब समताप मंडल का ऑन एन एवरेज जो हाइट है वो 25 से 30 किलोमीटर के बीच
मानी जाती हैं। ठीक है, हालांकि इस संबंध में जो भी विद्वान हुए हैं उन सब में एकमत नहीं है, सब में कुछ ना कुछ मतभेद है। कोई 25 किलोमीटर मानता है तो कोई 30 किलोमीटर मानता है, कोई 28 किलोमीटर मानता है। तो उन्हीं विद्वानों के बीच का जो एवरेज है उसी चीज़ को हमको लेके चलना है। ठीक है, अब समताप मंडल 25 से 30 किलोमीटर तक पाया जाता है, और जो इसकी ऊपरी सीमा होती है यानी अपर लेयर जो समताप मंडल की होती है वो 80 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, हम जैसे कि अभी बताएं कि जो जितने भी विद्वान हुए उन सब में एकमत नहीं है। फिर भी अगर हम स्ट्रॉलर की बात करें तो उनके अनुसार जो समताप मंडल की ऊपरी सीमा है वो 50 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, और जो ट्रोपोपॉज है, ट्रोपोपॉज के ऊपर धीरे धीरे जो तापमान है वो बढ़ने लगता है। यहाँ पर तापमान 0 डिग्री हो जाता है। ठीक है, और इसी सीमा को हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रेटोपॉज। ठीक है, अब आप यहाँ एक चीज़ को समझिएगा कि जब हम क्षोभ मंडल में थे तो जैसे जैसे हाइट पे चढ़ रहे थे जो टेम्परेचर था वो क्या हो रहा था माइनस हो रहा था, कम हो रहा था। ठीक है, अब जैसे ट्रोपोपॉज हम पास किए यानी क्षोभ मंडल के बाद ट्रोपोपॉज, अब ट्रोपोपॉज के बाद जैसे हम समताप मंडल में आते हैं तो यहाँ क्या होता है, टेम्परेचर प्लस होने लगता है यानी बढ़ने लगता है। ठीक है, और इसके हाइट पर यानी मैक्सिमम जो हाइट है 80 किलोमीटर तक, जो क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा 80 किलोमीटर, वहाँ तक तापमान आते आते क्या हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब समताप मंडल के निचले भाग है ना, जो समताप मंडल का निचला भाग है, जैसे आप देखिए इसमें आप लोग, ये रहा आपके सामने, ये जो समताप मंडल है, अब यहाँ ये तो ट्रोपोपॉज हो गया था। अब इसका जो निचला भाग है ना, 15 से जो 35 किलोमीटर का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में आपको एक ओजोन परत देखने को मिलता है। ठीक है, कौन सी, ओजोन परत, समताप मंडल में ही एक ओजोन परत देखने को मिलता है। उसके बारे में चलिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे थे ओजोन परत की, तो 15 से लेके 35 किलोमीटर इसका हाइट पूछा जाता है। 15 से 35 किलोमीटर के बीच जो क्षेत्र है समताप मंडल में, उस क्षेत्र में ओजोन गैस की सांद्रता पाई जाती है। ठीक है, अब हम लोग ओजोन गैस की जो सांद्रता है उसके कारण, मतलब किस कारण से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ज़रा हम लोग इसे भी समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सपोज मान लेते हैं कि ये हमारा सन है, पृथ्वी सूर्य है। ठीक है, अब सन से जो अल्ट्रा वायलेट रेज, यूवी रेज जो आ रही है पृथ्वी के ऊपर, तो पहले तो अगर हम, ये सन है तो हमारी पृथ्वी यहाँ होगी। अब सन से जो रेज आ रहा होगा ये तो वायुमंडल से ही आ रही होगी ना, तो अलग अलग लेयर से होकर आ रही होगी। तो जब क्षोभ मंडल में सूर्य की परावैंगनी किरण प्रवेश करती है तो यहाँ जो ऑक्सीजन होता है यानी O2 जो होता है, उसको जब हीट करती है तो चूंकि जो अल्ट्रा वायलेट रेज होती है, परावैंगनी किरणें होती हैं, वो बहुत तीव्र होती है यानी तीखा होती है। तो ऑक्सीजन का जो 2 मॉलिक्यूल होता है उसे O और O में तोड़ देती है। ठीक है, अब O और O में तोड़ने के बाद क्या होता है कि हो सकता है कि जो O2 यहाँ है वो टूट के O और O में कन्वर्ट हो गया, तो कोई और O2 नहीं टूटा हो तो वो O2 और वो मिल के O3 बना दे। तो जो O3 है यही फिर क्या बना देता है, वो प्लस O2 मिल के O3 बना देता है, मीन्स ओजोन बना देता है। ठीक है, थोड़ा सा इस चीज़ को और समझिए आप कि ये सनलाइट है। ठीक है, अब इस सन से जो यूवी रेज पृथ्वी पर आ रही है वो परत से आकर अलग अलग परतों से होकर आएगी। तो सपोज ये क्षोभ मंडल है, ये क्षोभ मंडल है यानी कि ट्रोपोस्फेयर है, और ये स्ट्रेटोस्फेयर है। ठीक है, अब ये जो समताप मंडल है ना, इसी मंडल में O2 यानी ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स अवेलेबल है, उपस्थित है। अल्ट्रा वायलेट रेज जो परावैंगनी किरणें हैं वो O2 को हीट करके इसे O और O में कन्वर्ट कर देती, तोड़ देती है। और जब सन की किरणें तेज पड़ती हैं तो ये बिखर जाते हैं, टूट जाते हैं। और जैसे ही
शाम होती है ये आपस में बॉन्डिंग बनाना शुरू कर देते हैं, यानी आपस में जुड़ना शुरू कर देते हैं। तो वो जो बना था वो O2 से मिलकर O3 बनाकर ये ओजोन का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं ओजोन की कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में। ठीक है, जो ओजोन गैस है इसका काफ़ी महत्व है। ठीक है, क्यों इसका महत्व क्यों है ओजोन का? तो क्योंकि जो हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, तो पृथ्वी जो वायुमंडल के एक संरचना से ढकी हुई है, तो जब भी पृथ्वी पर कोई किरणें आती हैं तो वायुमंडल से होकर ही गुजरती है। ठीक है, तो जो सूर्य की परावैंगनी किरण है, ठीक है, उसी से हमारी ये रक्षा करते हैं, जो ओजोन मंडल है। ठीक है, हमें सूर्य की परावैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। सपोज अगर हम मानते हैं कि परावैंगनी किरण ना हो तो क्या होता है? यदि सूर्य की परावैंगनी किरणें धरातल पर पहुंच जाए, मतलब कि ओजोन परत नहीं हो तभी तो पहुंचेगी ना। तो अगर वो धरातल पर पहुंच जाए तो पृथ्वी का तापमान इतना अधिक बढ़ जाएगा कि यहाँ जीवन असंभव हो जाएगा, यानी कोई यहाँ कोई सस्टेन कर ही नहीं सकता अगर ओजोन गैस का उपस्थिति वायुमंडल में ना हो तब, और अगर सूर्य की जो परावैंगनी किरण है वो डायरेक्ट पृथ्वी पर पड़े तब। ठीक है, अब इसी से रिलेटेड है, ओजोन से ही एक ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस, जो कि 16 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये फैक्ट है और कई बार ये पूछा जाता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। देखिए थोड़ा सा इस पिक्चर के माध्यम से थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सूर्य से जो परावैंगनी किरणें आ रही है पृथ्वी पर, वो वायुमंडल के अलग अलग परतों से होकर गुजर रही। तो जो क्षोभ मंडल है ना, और इसी में हमारा एक ओजोन परत है जिसमें ओजोन की सांद्रता पाई जाती है क्षोभ मंडल में। ये क्या करती है, जो परावैंगनी किरणें हैं इसको रिफ्लेक्ट कर देती है वापस अंतरिक्ष में। तो वापस रिफ्लेक्ट कर देती है, तो जो सूर्य की किरणें हैं जो हमारे लिए हानिकारक है वो परावर्तित हो जाती हैं, और धरती पर जो किरणें आती है वो फिल्टर होकर आती है ना। तो हम जो ओजोन का लेयर है एक तरह से ये फिल्टरेशन का काम करती है हमारे लिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे होंगे, आई होप कि समझ में आया होगा इस पिक्चर से और आपको आसानी से। अब बात करते हैं नेक्स्ट लेयर की, जिसे हम लोग मध्यमंडल कहते हैं। ठीक है, मेसोस्फेयर। इस परत की औसत ऊंचाई 50 से 80 किलोमीटर के बीच माना जाता है, और साथ ही इस जो परत है, ये जो मध्यमंडल है, इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान घटता जाता है। ठीक है, और जब 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाते हैं, जो मध्यमंडल की ऊंचाई है, तो यहाँ पर तापमान -80 डिग्री तक पहुँच जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें तो हमारा जो पृथ्वी का सबसे अगर ठंडा परत माना जाए तो यही मध्यमंडल होता है, मेसोस्फेयर होता है। सबसे ठंड परत पृथ्वी पर कोई है तो वो है मध्यमंडल। ठीक है, अब इसी न्यूनतम तापमान की सीमा को मेसोपॉज कहते हैं, यानी कि जो अभी हम लोग देखे थे समताप मंडल, तो समताप मंडल और जो क्षोभ मंडल है इसके बीच ट्रोपोपॉज देखे थे। ठीक है, और समताप मंडल और मध्य मंडल के बीच मेसोपॉज होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा मेसोपॉज को, कि जो समताप मंडल है और मध्य मंडल के बीच जो ट्रांजिशन जोन है उसे मेसोपॉज कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ही मेसोपॉज यानी मध्य मंडल के ऊपर जाते हैं, तापमान में पुनः से वृद्धि होने लगती है और तीव्र वृद्धि होती है। ठीक है, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट तापमंडल की। ठीक है, तो हम तापमंडल की बात करें तो मेसोपॉज यानी कि जो मध्य मंडल है और तापमंडल के बीच जो मेसोपॉज है उसके ऊपर अनंत ऊंचाई तक जो हमारा वायुमंडल है उसे हम लोग तापमंडल कहते हैं। ठीक है, और इस मंडल में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। एक अनुमान के अनुसार इस ऊपरी सीमा पर तापमान 1700 डिग्री सेल्सियस तक हो जाता है। ठीक है, अब तापमंडल के सबसे निचली भाग को आयन मंडल कहते हैं।
ठीक है। जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है, चलिए आपको उस पिक्चर में लेके चलते हैं। ये रहा आपका वो पिक्चर, ठीक है। अगर हम बात करें कि तापमंडल की, तो इसकी जो नीचे की परत होती है, ठीक है, जो निचली परत होती है, जो निचली परत होती तापमंडल की, ठीक है। अब तापमंडल में भी 3 उप परत कर दिया गया है, ठीक है। डी लेयर, ई लेयर और एफ, डी ई एफ, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि तापमंडल का 3 उपमंडल भी है, ठीक है। और जो सबसे निचली, जो तापमंडल की सबसे निचली परत है, उसे ही आयन मंडल कहते हैं, ठीक है। और उसी आयन मंडल से जो भी रेडियो का जो फ्रीक्वेंसी होता है, जो हम लोग रेडियो या टीवी सुनते हैं या देखते हैं घरों में, उसका जो रेडिएशन होता है वो इसी आयन मंडल से परावर्तित होकर ही वापस आता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। देखिए, आई होप कि आपको इस पिक्चर में विजिबल होगा अच्छे से। ये है आपका तापमंडल का, ठीक है। अब इसी तापमंडल में आप देखिए कि जो डी है, फिर ई रीजन है और एफ है। अब फर्दर एफ को भी F1 और F2 में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो उतना गहराई में नहीं जाना है, हमें मुख्य बात ये ध्यान रखना है कि जो तापमंडल है उसका 3 उप स्तर हैं, जिसमें डी, ई और एफ है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये था आज का हमारा सेशन। आई होप कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन में बने रहने के लिए आपका थैंक यू। आप अगर चाहते हैं कि इस टॉपिक से रिलेटेड MCQ प्रैक्टिस के लिए आपको प्रोवाइड करवाया जाए, तो आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हर लेक्चर के बाद आपको MCQ प्रोवाइड करवाए जाते हैं उसी वीडियो से संबंधित। तो आपका टेलीग्राम में वेलकम रहेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।